हेलो एवरीवन, जेडन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण मीन्स एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम अम्ल क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। H+ और OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, उनकी परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण और उनके उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उनके उपयोग, ये सभी कुछ हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण मीन्स एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ यानी जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थों को हमने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल यानी कि एसिड। आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। अगर हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएं तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा और उसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं निकलेगा, तो उनको हम अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया HCl, जो कि एक अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये H+ में और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार से हमने H2SO4 ले लिया, इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो H+ में और SO4- में बैलेंसी पूरी करने के लिए H को हमने आगे 2 लगा दिया। इसी प्रकार से HNO3, इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो H+ में टूट जाएगा और NO3- में। नेक्स्ट CH3COOH, इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तब भी H+ में ही टूटेगा और CH3COO- में टूटेगा। तो यहाँ पर आप देखिए HCl, इसको जब हमने जलीय विलयन में डाला मीन्स जब ये टूट रहा है, इसका आयनन हो रहा है, इसका वैद्युत अपघटन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, H+ और Cl- में टूट रहा है। इसी प्रकार से H+ SO4- में टूटा, HNO3 में H+ NO3- में टूटा, H+ और CH3COH- में टूटा। इन सब के नाम सुन लीजिए। ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल और ये एस्टिक अम्ल है। एक इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ जो होता है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः ये जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O+ बनाता है। मीन्स जो हमने अभी यहाँ पर HCl का ब्रेकडाउन करा तो ये H+ और Cl- में टूटा। इसी प्रकार से H2SO4 H+ और SO4 में टूटा। ये सारे जो टूट रहे हैं वो H+ में सब टूट रहे हैं। अब ये H+ जो होगा वो कभी अकेले नहीं रह सकता, तो ये H+ किसके साथ रहेगा उसको देख लेते हैं। H+ जो होगा वो हमेशा जल के एक अणु के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, H3O+, और इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। मीन्स जिनका जलीय विलयन में H3O+ आयन निकल रहा है वो सारे अम्ल कहलाएंगे। अम्लों के सामान्य गुण। नंबर 1, सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव होता है। मीन्स जितने भी अम्ल होंगे सब में H तो होना कंपलसरी है, H+ होना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। तीसरा, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ हैं, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट 5, अम्ल जल में विलय होते हैं। 6, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। अम्ल में अगर कोई नीला लिटमस कागज डाला जाता है, नीला लिटमस पेपर डाला जाता है तो उसका कलर लाल यानी रेड हो जाता है।
नेक्स्ट है रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। नंबर 1, धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। जनरली ये अम्ल जो है वो जिंक है, मैग्नीशियम है, इन तरीके की धातुओं से वो अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे Zn यानी जिंक। जिंक की अभिक्रिया हमने H2SO4 से करा दी, जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। और साथ में देखिए, ये बहुत सिंपल रिएक्शनें होती हैं। ये जो Zn है वो SO4 से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और ये H2 अलग हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो थी वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गई और यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, Zn और ये SO4। तो ये बना ZnSO4। इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। ये Mg हो गया, प्लस इसकी अभिक्रिया हमने HNO3 के साथ में कराई। ये है मैग्नीशियम, और ये है नाइट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में होती है तब सबसे पहले तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी, मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, MgNO3। तो ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ये संयुजकता के आधार पर यहाँ पे 2 आ गया। इसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। फिर से देख लीजिए, जब अम्लों के रासायनिक गुणों में हम पढ़ रहे हैं धातु से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होनी है। जैसे जिंक के और मैग्नीशियम के साथ मैंने अभिक्रिया कराई, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जिससे जिंक सल्फेट बना। यहाँ पर हमने नाइट्रिक अम्ल लिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, परंतु दोनों में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी देखते हैं। नंबर 2, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे धातु कार्बोनेट अगर हम कोई भी लेंगे और उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो एक तो लवण प्राप्त होगा हमें, दूसरा जल और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। इसको देख लेते हैं। हमने धातु कार्बोनेट ले लिया, कार्बोनेट यानी CO3, धातु यानी हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम ले लिया Na2CO3। ये धातु कार्बोनेट हो गया जिसका खुद का नाम है सोडियम कार्बोनेट। एक अम्ल ले लिया जिसके साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पर HCl ले लिया, रिएक्शन हुई, क्या होगा देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जो Cl है वो इस Na के साथ में निकल गया NaCl के रूप में, क्योंकि यहाँ पे Na 2 हैं तो हमने यहाँ पर 2 लगा लिया। अब ये Cl 2 हो गए तो हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो 2 H हैं वो एक O के साथ में H2O के रूप में निकल गए और यहाँ पे बचा CO2 प्लस CO2। ये लवण हो गया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जल और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी तो क्या होगा, Ca और ये SO4, तो ये बन जाएगा CaSO4, CaSO4।
4 यानी कैल्शियम सल्फेट। साथ में ये H, 2H इस O के साथ निकलेगा, एक O के साथ H2O के रूप में, और यहाँ पे बचा CO2, ये निकल गया CO2 के रूप में। देखिए यहाँ पर NaCl और कैल्शियम सल्फेट ये दोनों लवण हैं। लवण क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ये दोनों लवण हैं, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, धातु हाइड्रोजन यानी बाई कार्बोनेट बोल सकते हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो से अभिक्रिया। अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। देखिए चाहे कार्बोनेट के साथ हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हो, प्रोडक्ट वही बनना है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक बाइकार्बोनेट ले लेते हैं हमने लिया NaHCO3, यह है सोडियम। अब आप चाहें तो हाइड्रोजन लिख सकते हैं, चाहे बाई लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बाई लिख दे रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हमने करा दी अम्ल के साथ। अम्ल यहाँ पर ले लिया है HCl, और ये HCl के साथ में रिएक्शन होने पर सबसे पहले लवण बनेगा। ये Cl इस Na के साथ NaCl के रूप में, और ये H और ये H और यहाँ से एक O, तीनों निकलेंगे H2O के रूप में, और बचा क्या CO2 प्लस CO2। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऊपर। सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। में धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। देखिए जैसे हमने CuO ले लिया जो कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने एक अम्ल यानी HCl के साथ में करा दी, तब क्या होगा, ये CuCl के साथ निकलेगा CuCl2 के रूप में, प्लस ये H इस O के साथ निकलेगा H2O के रूप में, Cl2 H2 इसलिए हमने लगा दी यहाँ पर 2, और इसका नाम हो गया कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने CaO ले लिया जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने अगर फिर से HCl के साथ में करा दी, ये अम्ल है, फिर से यहाँ पर भी हमने अम्ल HCl लिया था और यहाँ पर भी HCl ले लिया। अब क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो अम्ल के साथ में रिएक्शन करके CaCl2 जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है और साथ में H2O बनाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल की क्षारकता। देखिए अम्लों की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। वो क्या होता है अभी देखते हैं। अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। मीन्स एक अम्ल में कितने हाइड्रोजन आयन निकल सकते हैं, यानी कितने H+ आयन उपस्थित हैं, वही अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा इसके समझते हैं हम HCl या HNO3 या CH3COOH। देखिए अगर इसका विघटन कराएंगे हम, इसे तोड़ेंगे तो एक H+ में टूटेगा और HNO3 एक H+ में टूटेगा। इसी प्रकार से CH3COOH भी एक H+ में टूटेगा। इसलिए इन सब की, ये जितने भी हैं, इन सब की क्षारकता 1 होगी। इन सब की क्षारकता बराबर 1। H2SO4 अगर H2SO4 का ब्रेकडाउन किया जाए तब ये
H प्लस जो है वो 2 देगा। कितना देगा? 2H प्लस देगा ये, यानी कि इसकी जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी? 2। क्षारकता बराबर 2। H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी? 2। इसी प्रकार से H3PO4 की क्षारकता बराबर 3, क्योंकि यहाँ से 3H प्लस निकल सकते हैं, यहाँ से 2H प्लस निकल सकते हैं, यहाँ से 1 निकलेगा, इसलिए इनकी 1, इसकी 2 और इसकी 3 है। अम्लों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देखिए। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल और इत्यादि। अम्लों के प्रयोग। नेक्स्ट है अम्लों के प्रयोग। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में अम्ल इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, औषधियों के निर्माण में। तीसरा, कपड़ों की रंगाई में। चौथा, उर्वरक और कृत्रिम रेशे बनाने में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्षारक यानी कि बेस। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मिस OH माइनस देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। मीन्स जिनके जलीय विलयन में OH माइनस निकलता है वो सारे के सारे हमारे क्षारक यानी कि बेस हैं। इनको उदाहरण देकर समझ सकते हैं। सबसे पहला हमने लिखा NaOH। अगर हम इसको जलीय विलयन में अपघटित कराएं तो Na प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। इसी प्रकार से KOH, इसको अगर हम विघटित कराएं, तोड़ें, तो K प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। नेक्स्ट हमारा BaOH का होल ट्वाइस, ये भी ये Ba+2 में प्लस OH माइनस में, बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिया। नेक्स्ट NH4OH, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये NH4 प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी टूट रहे हैं, जिनका सबका विघटन हो रहा है, सब में OH माइनस रिलीज हो रहा है, सब में OH माइनस, यानी ये सारे हमारे क्या हैं? क्षारक यानी बेस हैं। नोट, वे क्षारक जो जल में घुलनशील यानी विलय होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं या वे क्षार कहलाते हैं, एल्कलाई कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मीन्स क्या है? क्षार तो वह हैं जो जल में घुल गए, यानी कुछ क्षारक ऐसे भी हैं जो जल में घुल जाते हैं, उसी को हम क्षार कहते हैं। और सारे क्षार तो क्षारक हो सकते हैं, परंतु सारे क्षारक क्षार नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारों के सामान्य गुण। नंबर 1, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। मीन्स ये भी संक्षारक की तरह कार्य करते हैं। ये लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, मगर अम्लों की तुलना में इनका प्रभाव कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ये जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छूने से क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, क्षारों के रासायनिक गुण। नंबर 1, बसा से अभिक्रिया। अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं बसा से। तो बसा से रिएक्शन होगी, क्या होगा? क्षार तेलों व बसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। जब क्षारों की अभिक्रिया तेल या बसाओं के साथ करी जाती है तब ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं। कोई बसा ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COR। अब R की जगह आप C17H35 ले सकते हैं जनरली। CH सिंगल बॉन्ड O COR, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COR। ये फार्मूला है जनरल तेल या फिर बसा का। इसकी अभिक्रिया जब हम क्षार यानी NaOH के साथ में कराते हैं तब क्या होगा? ग्लिसरॉल बनेगा। मीन्स CH2OH सिंगल बॉन्ड CH
OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल। और इसके साथ में साबुन बनता है जो RCOONA है। ये हो गया साबुन। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हमने 3 OH को लगाया है तो यहाँ 3 लगा दिया हमने, क्योंकि Na 3 हो गए तो हमने यहाँ पर भी 3 लगा दिया। ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है अम्लों से अभिक्रिया। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब कभी भी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने NaOH ले लिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई, जैसे हमने HCl ले लिया जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तब यहाँ से ये H और यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा H2O के रूप में, और यहाँ पर NaCl प्राप्त होगा। और NaCl एक लवण है और ये जल है। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्षार जो हैं वो कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और जब क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है तो लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हमने NaOH ले लिया, धातु हमने यहाँ पर जिंक ले ली, अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इनका नाम लिख लेते हैं। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है जिंक, और ये है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक लवण है। हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ में कराई तो सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है क्षारक या क्षार की अम्लता। अभी मैं आपको पहले बता के आया हूं कि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षारक यानी क्षार की अम्लता होती है। क्या होता है? किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों यानी कि OH की संख्या होती है। जिस प्रकार से किसी अम्ल की क्षारकता उतनी ही होगी जितनी उसमें H+ उपस्थित होंगे, इसी प्रकार से क्षार की अम्लता उतनी ही होगी जितनी उसमें OH- उपस्थित होंगे। तो इसको देखते हैं हमने NaOH, जैसे कि NaOH NH4OH, ये दोनों हैं। अब देखिए इसको अगर हम अपघटित करेंगे तो Na+ में OH- में NH4+ में OH-, यानी इन दोनों में से एक OH- निकलेगा, यानी इसकी अम्लता 1 होगी। नेक्स्ट हमने देखा CaOH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस। इन दोनों को देखिए, इसकी अम्लता कितनी होगी? अगर आप इसको ब्रेक डाउन करिए, अपघटित करिए,
तो Ca+2 में, Mg+2 में और OH-1 में, तो 2 OH हो गए, यानी 2 इसकी क्या होगी, अम्लता होगी। इसी प्रकार से FeOH का होल थ्राइस, इसमें जो अम्लता होगी वो होगी 3, क्योंकि इसमें 3 OH निकल सकते हैं। क्षारकों के उदाहरण, कुछ क्षारक हैं उनके उदाहरण देख लीजिए। NaOH, KOH, NH4OH, ये सारे क्षारी हैं। NaOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, ये सारे क्षारकों के उदाहरण हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 नोट, जो अम्ल विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। मीन्स अगर हम किसी विलयन में अम्ल को डालें और वो पूर्ण रूप से टूट जाएं, वियोजित हो जाएं, तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से जो क्षार विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं, तथा जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल तथा दुर्बल अम्लों व क्षारों के उदाहरण, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं प्रबल और दुर्बल अम्लों के। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल हमारे पास कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। HCl एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, तथा HNO3 ये प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो H2S, HCN तथा CH3COOH, ये सारे दुर्बल अम्ल हैं। नेक्स्ट है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं तो NaOH तथा KOH। दुर्बल क्षार कौन सा है NH4OH तथा AlOH का होल थ्राइस, ये दुर्बल क्षार हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, यानी पीएच मान क्या होता है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं, अथवा हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें फॉर्मूले के रूप में तो कैसे लिखेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पीएच बराबर लॉग 1/H प्लस की सांद्रता। ये H प्लस क्या होता है ये देख लीजिए, यानी हम H प्लस को लिख सकते हैं, H प्लस की सांद्रता को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻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 ⁻
पीएच स्केल। विलयन की अम्लीय तथा क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। ये पीएच पैमाना है। इसमें देखिए H+ की सांद्रता 10⁻1 से 10⁻0, 10⁻−1 से लेकर 10⁻14 तक है। में 1 से लेकर 0 से लेकर ये 14 तक होता है। जो 7 है, जो 7वां नंबर पीएच का है, या H+ की जो सांद्रता 10⁻7 है वो उदासीन विलयन कहलाता है। यहाँ पर H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता बराबर होती है। अगर 7 से हम 1 की ओर जाते हैं या 10⁻7 से 10⁻−1 की ओर H+ सांद्रता की ओर जाते हैं तब विलयन अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, अम्लता बढ़ती जाती है। और 7 से अगर अधिक 14 की ओर मूव करते हैं, चलते हैं, तो क्षारीय विलयन बढ़ता है। नोट देखिए, पीएच और पीओएच का मान हमेशा 14 रहता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स HCl होता है,
जिसका पीएच लगभग 1.2 होता है। ये अमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। हमारे अमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसका पीएच 1.2 होता है। ये अमाशय को तो हानि नहीं पहुंचाता परंतु खाने का पाचन कर देता है और खाने को सड़ने से बचाता है। नंबर 2, पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल समुचित पीएच दशाओं में ही जीवित रह पाते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका एक पर्टिकुलर पीएच पर ही वह जीवित रह पाते हैं। जैसे कि हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में ही सुखपूर्वक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट 3, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारे दांतों पर कठोर पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट की परत होती है जिसे इनेमल भी कहा जाता है। ये हमारे दांतों को क्षरण से रोकता है, किंतु हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इनेमल का संक्षारण होने लगता है। हमारे जो मुख है, मुंह के अंदर दांतों के ऊपर इनेमल की परत होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, जो कि दांतों को क्षरण से रोकती है। किंतु अगर हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल का संक्षारण होने लगता है। नेक्स्ट है सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग दिखाएंगे और क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग दिखाएंगे, मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने रंगों को बदलते हैं। उन्हीं को हम सूचक कहते हैं। कुछ प्रमुख सूचकों के नाम मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन आदि। नोट: क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है उदासीनीकरण। किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण व जल बनने की रासायनिक क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मीन्स जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तब लवण व जल बनता है, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ले लिया NaOH और जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ में कराई। HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। इसका नाम कास्टिक सोडा, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी रिएक्शन हुई तो क्या निकलेगा? एक तो लवण बनेगा और जल निकलेगा। तो H और OH मिलकर H2O बना लेंगे जो कि जल कहलाता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो NaCl होगा। NaCl ये है लवण। लवण क्या होता है वो आगे देखते हैं। लवण यानी कि सॉल्ट किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। मीन्स जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, उस क्रिया के दौरान जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसी को लवण कहते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं इसके उदाहरण। NH3 प्लस HCl। NH3 एक क्षारक है और HCl एक अम्ल है। इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो NH4Cl प्राप्त हुआ जो कि एक लवण है। नेक्स्ट इसकी दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। ये जल है, ये लवण है, ये अम्ल है और ये क्षार है। क्षार अम्ल की अभिक्रिया हुई, लवण और जल बनता है। अब देखते हैं ये लवण होता क्या है। लवण वो है जिसमें प्लस और माइनस तो हो परंतु H प्लस और OH माइनस ना हो, वो लवण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आप Na और Cl के बीच में, अगर हम Na और Cl को तोड़ें,
मैं एक तरफ Na लिख लेता हूँ और एक तरफ Cl। ये NaCl लिख लिया। अगर NaCl को ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में टूट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। Na प्लस में भी टूट रहा है और Cl माइनस में भी टूट रहा है। इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, परंतु ना ही इसमें H प्लस है और ना ही OH माइनस है। तो H प्लस और OH माइनस ना होकर प्लस माइनस अगर किसी में है तो वो लवण कहलाता है। लवणों का वर्गीकरण। लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य लवण। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस या OH नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे कि NaCl तथा KNO3। देखिए NaCl में Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस है, परंतु H प्लस और OH माइनस नहीं है, इसलिए ये सामान्य लवण होगा। अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस होते हैं उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण NaHSO4 तथा NaHCO3, इन दोनों में H प्लस है, विस्थापनीय H प्लस है, ये अम्लीय लवण कहलाएगा। नेक्स्ट है क्षारकीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होते हैं उन्हें क्षारकीय लवण कहते हैं, जैसे MgOHCl, ZnOHCl। मिश्रित लवण। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। इसमें देखिए NaKSO4 CaOClCl। अब इसमें अगर हम तोड़ें Na पॉजिटिव में टूटेगा, K पॉजिटिव में टूटेगा, SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। मीन्स Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव। तो इसमें Na के ऊपर भी पॉजिटिव है और K के ऊपर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें 2 धनायन हैं, इसीलिए ये मिश्रित लवण कहलाएगा। इसे तोड़ते हैं तो OCl के ऊपर माइनस, Cl के ऊपर माइनस और Ca के ऊपर +2। मीन्स OCl और Cl दोनों के ऊपर माइनस माइनस है, इसके ऊपर भी माइनस है, इसके ऊपर भी माइनस है, तो 2 बार ऋणायन है, इसीलिए इसको मिश्रित लवण कहेंगे। नेक्स्ट है द्विक लवण। 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं, जैसे कि फिटकरी। इनमें क्या होगा, 2 लवण होंगे। एक तो देखिए K2SO4 ये लवण हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, दो इसमें लवण है, एक A और एक A। क्योंकि इसमें 2 लवण है इसीलिए इसको द्विक लवण कहेंगे। डॉट 24H2O, क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में है इसीलिए इसमें H2O लगा हुआ है। मोहन लवण FeSO4 ये भी एक लवण है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये भी एक लवण है, क्योंकि इसमें 2 लवण है इसीलिए द्विक लवण हो गया और क्रिस्टल के रूप में मिलता है इसीलिए इसमें ऐड है 6H2O। नेक्स्ट है संकर लवण। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं उन्हें संकर लवण कहते हैं। मतलब क्या होता है, इनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जितने लिगेंड्स होंगे या ये नंबर जो होगा वो सारे उसके साथ में उपसय संयोजन बंध बनाएंगे, इसीलिए इसको संकर लवण कहते हैं। नेक्स्ट है साधारण लवण, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaCl। हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक को साधारण नमक या साधारण लवण कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मीन्स क्या है, HCl ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH के साथ में कराते हैं, तब NaCl प्लस H2O बनता है और इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर
तथा जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। मीन्स हमने NaCl ले लिया, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसके जलीय विलयन में मीन्स हमने H2O ले लिया, विद्युत धारा प्रवाहित की जिससे कि NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2 गैस प्राप्त हुई। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर Cl 2 हैं, हमने यहाँ पर 2 लगाया। अब Na 2 हो गए, हमने यहाँ पर 2 लगाया। अब H हो गए हमारे 2 इधर और 2 इधर, 4, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हो गया जल और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, धावन सोडा मीन्स वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है पहले देखते हैं इसके रासायनिक नाम, फिर अणुसूत्र, फिर बनाने की विधि, फिर इसके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र है Na2CO3.10H2O। निर्माण की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा मीन्स NaOH विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले NaOH हमने लिखा, यह है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कास्टिक सोडा। इसकी अभिक्रिया या इसके अंदर हमने CO2 गैस प्रवाहित कर दी जिससे कि Na2CO3 प्लस H2O प्राप्त हुआ। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बना है ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया जल। कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। उपर्युक्त विलयन का सांद्रण करने तथा उसके बाद विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मीन्स Na2CO3.10H2O प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमें मिला है ये धावन सोडा नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को पहले हम क्या कराते हैं, इसका सांद्रण कराते हैं, उसके बाद उस विलयन को ठंडा करते हैं जिससे कि हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं जो कि धावन सोडा कहलाता है। भौतिक गुण, ये रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है। ये जल में विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, रासायनिक गुण। नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह हल्का गर्म करने पर इसके क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है तथा Na2CO3.H2O बनता है। देखिए कैसे, Na2CO3.10H2O धावन सोडा या फिर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो आप इसको आपने क्या करा, इसको शुष्क वायु में छोड़ दिया आपने
या खुला छोड़ने पर, तो हम लिख सकते हैं शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर इसमें जो क्रिस्टलन जल है मीन्स TnH2O है, ये सब एवोपरेट हो जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। तो यहाँ से 9H2O निकल गए और यहाँ पर जो बचेगा वो Na2CO3.H2O बनता है। अधिक गर्म करने पर ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। मीन्स हमने जो अभी ये बनाया है, अगर हम इसको और गर्म कर दें Na2CO3.H2O, इसको हमने क्या करा, गर्म कर दिया, तब यहाँ से Na2CO3 में से जो एक जल का अणु जुड़ा हुआ था वो भी अलग हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो बचा ये क्या कहलाएगा हमारा, सोडा ऐश, सोडा ऐश। नेक्स्ट है जल से क्रिया। ये जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी, Na2CO3 प्लस H2O, तब क्या होगा, जल में अपघटित होकर ये NaOH प्लस H2CO3 बनाएगा, जो कि कार्बोनिक अम्ल है, और ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। जो इधर बनेगा NaOH, ये एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तो इसीलिए अब कहा गया है कि ये क्षारीय विलयन देता है, क्योंकि इसमें जो क्षार बनना है वो प्रबल है, अम्ल जो बनना है वो दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, CO2 गैस से क्रिया। Na2CO3 के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए कैसे, Na2CO3 प्लस CO2, ये अभिक्रिया जो होती है विलयन में होती है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा H2O। मीन्स सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 बनता है, दो अणु इसके, और ये क्या कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ इन्हें 2 थे तो यहाँ 2 लगाइए, और क्योंकि यहाँ पर H4 हो गए हैं तो यहाँ पर 2 लगाइए, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अम्लों से क्रिया। ये अम्लों से क्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस देता है। कैसे, रिएक्शन देखते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसकी अभिक्रिया हमने अम्ल यानी HCl के साथ करा दी, तब क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NaCl, और इस NaHCO3 जो बना है बाइकार्बोनेट, ये फिर HCl से क्रिया कर लेगा, जिस वजह से NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस मिलेगी। रिएक्शन को समझ लीजिए। हमने सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लिया, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाला, जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड मिला। ये दोनों क्या हैं, लवण हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में फिर क्रिया कर लेगा HCl के साथ में, जिससे फिर हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यानी कुल मिला के जो हमें सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन से मिल रहा है वो मिल रहा है NaCl, H2O और CO2 गैस। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने के साथ अगर ये क्रिया करेंगे तब क्या होता है, ये देखिए। इसे बुझे चूने के साथ उबालने पर
कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। Na2CO3 प्लस बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने के साथ जब अभिक्रिया कराई गई तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होगा, मीन्स CaCO3 तो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके उपयोग। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। नंबर 2, जल की कठोरता को दूर करने में। नंबर 3, कागज तथा कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त होता है। नंबर 4, पेंट तथा सुहागा बनाने में। नंबर 5, बेकिंग सोडा बनाने में। और नंबर 6, कांच तथा साबुन बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण और इसके उपयोग देखते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा जो है यानी बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र है NaHCO3। बनाने की विधि। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। देखिए रिएक्शन, Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और जो Na2CO3 लिया है ये लेते हैं विलयन। तो हमने H2O ले लिया। मीन्स सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 बनता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और ये दो अणु बनते हैं। इसी का दूसरा नाम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है। भौतिक गुण। नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, ये जल में अल्प मात्रा में विलय है। 3, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रासायनिक गुण। नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। इसे गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लिखते हैं रिएक्शन, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसको हमने गर्म किया। लिखते हैं गर्म करने पर, और जब इसको गर्म किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर सोडियम 2 हैं तो हमने इधर 2 लगाया। अब H2 हो गए, H2 है, O 6 हो गए, O 6 हैं, बैलेंस हो गई रिएक्शन। कार्बन 2 है, कार्बन 2 हैं। अम्लों से क्रिया। अम्लों से अभिक्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसकी अम्ल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, NaHCO3 प्लस HCl, एक अम्ल है। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन एक और लिख लेते हैं, NaHCO3 प्लस H2SO4। एक बार हम रिएक्शन करा लेते हैं HCl के साथ, दूसरी बार रिएक्शन हम करा लेते हैं H2SO4 के साथ। अगर NaH की सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होगा, ये NaCl के साथ में NaCl के रूप में यानी सोडियम क्लोराइड के साथ के रूप में, और ये H यहाँ से एक O और यहाँ से एक H यानी H2 हो गए, एक O हो गया, H2O हो गया, और यहाँ बचा CO2 प्लस CO2 बनाता है। इसी प्रकार से इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा, यहाँ से ये Na और यहाँ से SO4 Na2SO4 बना लेगा, प्लस ये H 2H और यहाँ से O
तो ये H2O बना लेगा प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको बैलेंस करते हैं, N 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाया, H 2 हो गया, इधर H 4 हो गए तो हमने यहाँ 2 लगा लिया, C 2 हो गए इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा लिया। ये हमारा बना है सोडियम सल्फेट। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी अम्ल से अभिक्रिया कराई हमने। इसके उपयोग देख लीजिए। नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। नंबर 2 झागदार पेय पदार्थ बनाने में। नंबर 3 ब्रेड बनाने में। नंबर 4 पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में। नेक्स्ट अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। अगला हेडिंग है हमारा व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। लिखते हैं हम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र CaOCl2 है। CaOCl2 जो होता है इसमें वो इस रूप से होता है Ca+2 2 होंगे और एक इसमें OCl निगेटिव और दूसरा Cl निगेटिव होगा। ये जो है OCl निगेटिव ये कहलाता है हाइपोक्लोराइट आयन। इसका नाम होता है हाइपोक्लोराइट आयन। और क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन कहलाता है जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है क्लोरो हाइपोक्लोराइट। और इसमें कैल्शियम लगा है इसलिए हो गया कैल्शियम। नेक्स्ट है बनाने की विधि। व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है जिससे कि व्यंजक चूर्ण बनता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 ये हो गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इस पर क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है इसके अंदर भेजी जाती है तब CaOCl2 प्लस H2O बनता है और ये कहलाता है व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट है भौतिक गुण। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। नेक्स्ट इसमें क्लोरीन की गंध आती है। नेक्स्ट इसे जल में घोलने पर दूध या विलयन प्राप्त होता है। ये जल में विलय है। नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक गुण। नंबर 1 CO2 से क्रिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। मीन्स अगर हम व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं तब क्लोरीन गैस बनती है जिस कारण इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो रिएक्शन देखते हैं इसकी। CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराई जिसकी वजह से क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, निकली है और साथ में CaCO3 बना कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है तनु विलयनों के साथ क्रिया। तनु विलयनों के साथ क्रिया करके ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार अगर हम तनु विलयनों के साथ में व्यंजक चूर्ण की क्रिया कराएं तो भी क्लोरीन गैस बनेगी। तनु विलयन का मतलब पतला विलयन जिसमें उसकी सांद्रता कम हो। तो CaOCl2 व्यंजक चूर्ण हमने तनु विलयन यहाँ पर H2SO4 ले लिया और इसकी जब रिएक्शन हमने कराई तब CaSO4 ये CaSO4 के साथ रिलीज हो गया और H2O प्लस क्लोरीन गैस अलग हो गई। नेक्स्ट है जल के साथ क्रिया। ये जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाता है जो व्यंजक क्रिया का कार्य करती है। रिएक्शन के द्वारा समझेंगे इसको। CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण हो गया। इसके अभिक्रिया जब जल के साथ होती है H2O के साथ होती है तब
ये CaCl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस HClO में टूट जाता है, और ये HClO जो है HClO ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा HCl प्लस O में, और ये जो O बना है ना, यही O क्या कहलाता है? नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। अगर आपने किसी रंगीन पदार्थ में नवजात ऑक्सीजन मिला दी, ये रंगीन पदार्थ है, इसमें आपने नवजात ऑक्सीजन मिला दी, तब क्या होगा? ये हो जाएगा रंगहीन पदार्थ। मीन्स किसी भी चीज़ का रंग उड़ाने के लिए आपको नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि व्यंजक चूर्ण में जब जल मिलता है तब ये बनता है, ये नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन बनी, जिसकी वजह से रंगीन पदार्थ कैसा हो गया? रंगहीन पदार्थ हो गया। ये है नवजात ऑक्सीजन। इसके उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1, प्रयोगशालाओं में ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 2, पेय जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। नंबर 3, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में। नेक्स्ट है विभिन्न पदार्थों के रंगों को उड़ाने में। मीन्स एक व्यंजक कारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम जनरली पीओपी के नाम से जानते हैं, पीओपी। इसका अणु सूत्र है CaSO4.12H2O। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। मीन्स CaSO4 का एक अणु और जल का आधा अणु जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अब ये आधा है तो ये एक है, जब ये एक हो गया तो ये डबल हो गया, इसीलिए यहाँ पर इसमें हमने ट्वाइस लगा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? एक कर दिया। तो CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O भी क्या कहलाता है? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसके बनाने की विधि, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो सबसे पहले जिप्सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिप्सम जो है वो है CaSO4.2H2O। यह है जिप्सम। अब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर अगर हमने इसको गर्म कर दिया लगभग में, तब क्या होगा? ये CaSO4.12H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3/2H2O निकल जा रहा है। नेक्स्ट है CaSO4 के 2 इकाई अणु जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, अतः इसे CaSO4.H2O भी लिखा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, CaSO4 में जब 2 इकाई अणु जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। नोट, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक गुण। जल का प्रभाव। नंबर 1, जल का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। मीन्स CaSO4.12H2O। इसमें अगर हमने जल मिलाया तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं इसको पीओपी लिख देता हूँ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम में। तो यहाँ पर हमने 3/2H2O के अणु दिए हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव। इसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वालित कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, CaSO4 है हमारे पास,
CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। अगर हमने क्या करा, इसको गर्म किया 200 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होगा, ये CaSO4 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। क्योंकि ये दो अणु थे तो हमने यहाँ दो लगा लिया। अब ये जो हमें मिला है ना कैल्शियम सल्फेट, यही कैल्शियम सल्फेट हमारा मृत ज्वालित कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग, उपयोग चाक बनाने में। नंबर 2, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। नंबर 3, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में। नेक्स्ट, दांतों के प्लास्टर बनाने में। नेक्स्ट, कागज के कारखानों में। ये था कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा पार्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।